नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा के आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। हमारी एक खास पहल, हमारी एक खास पेशकश यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रही है और ये विशेष कार्यक्रम हम आप तक लेकर आ रहे हैं, अपने किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम ये अपने किसान भाइयों के लिए स्पेशल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाकर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, आपके बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ पिछले एपिसोड्स में आपने हमारे फार्मर चैंपियंस जो हैं उनको भी सुना और उनको भी देखा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से निर्देशानुसार हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। लगातार आपसे बातचीत हो रही है और आज भी एक बहुत ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देर नहीं करते, जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हैं श्री प्रदीप सिंह जी, जो है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ही एग्रोनॉमी लीड नॉर्थ जोन। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ आप आगरा आए हैं और बात करने के लिए आए हैं आगरा के आसपास के किसान भाइयों से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आगरा आकर? बहुत अच्छा। अभी तो पंजाब के फार्मर्स को हम लोग अपनी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं, तो ये पहला मौका है भी मैं आगरा में आया हूँ और आगरा की आवाज़ के थ्रू जो है 90.4 के थ्रू जो है तकनीकी जानकारी यहाँ के फार्मर्स को भी मुहैया करवाने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि हमें पता ही चला है कि आप हैं एग्रोनॉमी हेड, तो क्यों ना आज हम आपसे देर ना करते हुए सीधे बात करें कैल्शियम के बारे में, क्योंकि जो कैल्शियम है, जितने यारा के साथ जुड़कर मैं किसान भाइयों तक पहुंच पाई हूं, मुझे पता चला है कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितनी भी हमारी फसल है उसको बेहतर और अच्छा बनाने में। तो हम शुरुआत आज की करते हैं कैल्शियम से। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैल्शियम किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से फायदेमंद है हमारे फसल को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में। कैल्शियम एज ए न्यूट्रिएंट जो है, अगर हम लोग बात करें फसलों के अंदर, तो कैल्शियम का जिस भी फसल के अंदर प्रयोग किया जाता है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स फार्मर को मिलते हैं, पहली चीज़ तो यह है भी कैल्शियम का प्रयोग करने से जड़ का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे फास्फोरस का रोल है जड़ का विकास करने का, उसी तरीके से कैल्शियम का रोल भी वहाँ पे जड़ के विकास में बहुत अच्छे तरीके से नजर आता है। जड़ों का विकास अच्छा होने से जो दूसरे अन्य खुराकी तत्व हैं उनका अवशोषण जो है बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम एक न्यूट्रिएंट है जो सेल के स्ट्रक्चर के लिए, कोशिका के स्ट्रक्चर के लिए जो है बहुत जरूरी है। अच्छा। और कोशिका विभाजन के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ती है, सेल डिवीजन जिसको अपने कहते हैं। और कोशिका भित्ति के निर्माण के समय भी कैल्शियम की पूरी जरूरत है। जब तक कोशिका भित्ति प्रॉपरली कैल्शियम नहीं मिलेगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन जिसको अपने कहते हैं। और जैसे कोशिका विभाजन रेगुलर चलता रहेगा उस समय, उससे क्या है अभी पौधे की बढ़वार भी अच्छी रहेगी, जड़ का विकास भी अच्छा रहेगा, फल का विकास जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि कैल्शियम का एप्लीकेशन करने से, प्रयोग करने से जो है फल का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। सो फार्मर को किस तरीके से बेनिफिट नजर आता है कैल्शियम का प्रयोग करने से, पहली चीज तो यह है भी जो छिलके की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से बनती है। अच्छा। आउटर जिसको अपने कह सकते हैं भी, आउटर ब्यूटी जो है छिलके की क्वालिटी वो बहुत अच्छे तरीके से बनती है, क्योंकि मार्केट में जब बेचना है जो खरीदार है वो ये देखता है भी फल या सब्जी अच्छी क्वालिटी का है नहीं, पहली बार जो है उसने देखना है सुंदरता कितनी है फल या सब्जी की, तो वो इससे बहुत बढ़िया तरीके से बनती है। दूसरा इंटरनल क्वालिटी जो है, इंटरनल क्वालिटी का मतलब ये हो गया भी अगर सपोज कर लो मैंने फल या सब्जी पैदा कर लिया है और मैं उसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मंडी के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो उसकी अंदर से तो सुंदरता ठीक है या नहीं है, तो या मैं इसको स्टोर करता हूँ, जैसे आलू मैंने स्टोर कर दिया, आलू स्टोर करने के बाद अंदर से रंग जो है उसका तब्दील हो गया है, जिसको हम लोग इंटरनल ब्लेमिशनेस कहते हैं। सो अंदर से आलू अगर बदरंगा हो गया तो मंडीकरण में जो है वो रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। सही बात। और जो खरीदार है वो उसने चाहे बीज के लिए लेना है, चाहे उसने कंजप्शन के लिए लेना है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। सो इंटरनल क्वालिटी भी जो है इसके थ्रू जो है बहुत अच्छे तरीके से रहती है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुड़ाई के समय ज्यादातर फार्मर जो है अलग अलग साइज का फल जो है सब्जी तोड़ते हैं। जिस खेत के अंदर कैल्शियम का प्रयोग किया हुआ है वहां पे ज्यादातर जो है 1 या 2 ग्रेड के फ्रूट्स ही ज्यादातर मिलते हैं पहली तुड़ाइयों में, वो उनको ग्रेडिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तीसरी चीज जो है, फल का साइज जल्दी विकसित होने से 2, 4, 5 दिन पहले वो मंडी के अंदर एंटर करते हैं, उनको अच्छा प्राइस मिलता है। क्योंकि जब मंडी शुरू होती है उस समय कम फल या सब्जी की आवक होती है, रेट ज्यादा होते हैं, उस समय आवक ज्यादा चाहिए। जब सीजन पूरा चल पड़ता है उस समय आवक कम चाहिए, उस समय आवक ज्यादा होने से रेट कम मिलता है फार्मर को। तो अर्ली मूवर जो है मंडी के अंदर, जो फार्मर मंडी के अंदर जाने शुरू होते हैं उनको रेट अच्छा मिलता है। ये जो कैल्शियम वाली खादों का प्रयोग करने से फल का साइज अच्छा बनता है, समय से बनता है, जिससे तुड़ाई जो है उनकी बड़े समय से होने से वो मंडी के अंदर जल्दी जा सकते हैं। चौथी चीज जो है, जब फल की क्वालिटी अच्छी होगी तो मंडीकरण के समय आम फार्मर से उनको रेट जो है 50 पैसे से लेके 1.5-2 रुपए किलो एक्स्ट्रा मिलता है। तो मार्केट का प्राइस रियलाइज जो फार्मर करता है वो ज्यादा, उसको हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है। एक यूनिफॉर्म साइज में एक रेडी के ऊपर अगर एक साइज का फल पड़ा हुआ है, सब्जी पड़ी हुई है, तो मंडीकरण बड़ा उसका आसान हो जाता है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने ग्रेडिंग करनी है, फाइनल प्रोड्यूस की जो ग्रेडिंग करनी है, तो अगर अंडर साइज ज्यादा निकल आया है, बहुत छोटा फल है या बहुत ज्यादा फल है, बड़ा फल है या सब्जी है, ग्रेडिंग तो उसका को आसान शब्दों में हम क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं भी अलग अलग साइज का जो है ऑन एन एवरेज ए और बी ग्रेड के जो है फल या सब्जी, यानी जब हम छटनी करते हैं, जब किसान छटनी करता है, हाँ, छटनी करके जैसे हर एक फल और सब्जी की छटनी करनी पड़ती है। जो बहुत छोटे साइज में है या बहुत बड़े साइज में है, उनका मंडीकरण में रेट कम मिलता है। तो यहाँ पे ग्रेड जो है ज्यादातर यूनिफॉर्म ग्रेड्स के फल सब्जी मिलने के कारण मंडीकरण में उनको रेट अच्छा मिलता है। सो अंडर साइज कम होने से वेस्टेज जो है अपने कह सकते हैं भी कम होती है, नुकसान कम होता है। ए बी ग्रेड का जो है हमेशा प्राइस फार्मर को ज्यादा मिलेगा। जी। सी और डी ग्रेड का फल जो है वो कम बनेगा। सी मतलब सी का मतलब ये हो गया भी अंडर साइज का जो छोटा है। डी को मैं ये मान के चल रहा हूँ ओवर साइज हो गया। तो वो जो दिक्कत है फलों और सब्जियों के अंदर नहीं आती है। एक चीज ये हो गई है। और इसके अलावा जैसे कुछ सब्जियां ऐसी है जो प्रोसेस होती हैं, जो अंडर साइज है, छलनी के थ्रू छानना पड़ता है बड़े, जैसे मटर हो गया, तो मटर में अंडर साइज बहुत ज्यादा अगर आ गया तो वो प्रोसेसिंग वाला जिसने खरीदा है मटर, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा जो साइज अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको एक्सपोर्ट में भी हो सकता है भी कहीं ना कहीं दिक्कत आए। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भी, प्रोसेस करके या प्रोसेस नहीं किया है, सच मैंने आलू स्टोर कर दिया और फल स्टोर कर दिए कोल्ड स्टोरेज के अंदर, या प्रोसेस करने के बाद मैंने स्टोर कर दिए, तो स्टोर के अंदर कीपिंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, स्टोर के अंदर ज्यादा दिन तक जो है फाइनल एग्री आउटपुट जो है वो नहीं रह पाता है। फल और सब्जियां ज्यादा दिन स्टोर पे नहीं रह पाती हैं, वहां पे भी खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। सो कीपिंग क्वालिटी जो है उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सुधार आता है, क्योंकि कैल्शियम से सेल वॉल स्ट्रांग होती है। सेल वॉल स्ट्रांग होने से जो हम लोग कह सकते हैं भी एबायोटिक स्ट्रेस जो है, एबायोटिक स्ट्रेस में आ गया हीट स्ट्रेस हो गया, कोल्ड स्ट्रेस आ गया, और इसके अलावा एल्कलिनिटी स्ट्रेस आ गया, ये मौसम का ज्यादा बदलाव और दबाव। हाँ, तो ये इन चीजों से जो है वो फसल बचती है, और उसके कारण जो है अल्टीमेटली हर लेवल पे फार्मर हो गया, इसके अलावा जो है आगे खरीदार हो गया, आड़तिया हो गया, रेडी वाला हो गया, प्रोसेसिंग वाला हो गया, स्टोर वाला हो गया, हर लेवल पे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट्स मिलता है। अगर एक रेडी वाला भी खरीद के सब्जी अगर उसने अपनी रेडी पे रखी हुई है, अगर उसकी आज रेडी पे सब्जी नहीं बिकती है, अगर उसको कल बेचना चाहता है, तो वो सब्जी कई बार ऐसा होता है भी खुराकी तत्वों की कमी से वो बासीपन जो है सब्जी के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। बहुत अच्छा। सो कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, सेल के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी तो बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में आ जाता है भी ज्यादातर बीमारियों का अटैक, रोगों का जो है अटैक वो जो है कम आएगा उसमें। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी बातचीत से ही मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसा आपने स्टोरेज की बात करी, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है हमारे सभी क्रॉप्स के लिए, सभी फसलों के लिए, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम कैल्शियम को अधिक मात्रा में डालें, इस्तेमाल करें, तो क्या स्टोरेज करने में, रखने में दिक्कतें आती हैं, हमारा क्रॉप खराब हो जाता है? नहीं, इस तरीके से तो नहीं है। कैल्शियम का डोज जो है हमारे को ऑप्टिमम ही रखना चाहिए। जैसे जिम्मेदार भाई जब मिट्टी की जांच करवाते हैं तो मिट्टी की जांच में जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की वहां पे जांच में रिपोर्ट दी जाती है फार्मर को। तो उसमें 500 से लेके 1000 ppm के बीच में जो है मिट्टी की रिपोर्ट में लिखा होता है भी आपका ये लेवल होना चाहिए ऑप्टिमम।
सो उस लेवल को देखते हुए आगे मिट्टी की जांच की रिपोर्ट में रिमार्क में लिखा जाता है भी आपको खेत के अंदर कितना कैल्शियम प्रयोग करना है, पहले ही बता दिया जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है भी फार्मर ने जो फील्ड के अंदर अपनी मिट्टी के अंदर या खेत के अंदर किसी फसल के अंदर जब भी कैल्शियम वाली खाद का प्रयोग करना है, तो एक तो मेथड ये है भी आप अपनी मिट्टी की जांच करवा ले, उसको ये पता लग जाएगा भी उसके खेत के अंदर कितनी कैल्शियम की कमी है, उस हिसाब से उसको रिकमेंडेशन है। दूसरी रिकमेंडेशन है सिम्टम्स के बेस पे, अगर फसल के ऊपर सिम्टम्स आ रहे हैं उस बेस पे वो अपनी कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अत्यधिक किसी भी चीज का अत्यधिक जो है हाँ हानिकारक है, क्योंकि खुराकी तत्वों में क्या है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आता है। अगर एक खुराकी तत्व का लेवल मिट्टी के अंदर बढ़ता है तो वो दूसरे खुराकी तत्व के अवशोषण में जो है वो दिक्कत पैदा करता है। सो एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ना, इसलिए हमारे को ऑप्टिमम यूज ही फर्टिलाइजर का करना चाहिए, किसी भी फर्टिलाइजर का करना और समय समय पर अपनी फसल की, अपनी जमीन की, अपनी खेती की जांच भी करवा लेनी चाहिए विशेषज्ञों से। दूसरा एक सवाल, बहुत एक मिथ है, एक भ्रांति है समाज में, और अभी आपकी बात से मुझे कुछ आइडिया भी लगा। जैसा आपने कहा कि कैल्शियम के इस्तेमाल से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, बहुत से फायदे होते हैं, हमारा फल जो है वो कई बार अच्छा बेहतर तैयार होकर और जल्दी तैयार होकर मार्केट में आ जाता है। तो ये भ्रांति है कि जो फल जल्दी तैयार होकर आ रहा है वो कच्चा होगा, उसको केमिकल से तैयार किया गया है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें अगर हम लोग बात करें भाई, अगर फल जल्दी तैयार हो रहा है तो वो सबसे बड़ा एक हम लोग तब कह सकते हैं भाई, अगर किसी हार्मोन का स्प्रे किया है फल के साइज को एक्स्ट्रा बड़ा करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए किया है, तो उस केस में हो सकता है भी जो कंज्यूम करेगा, जो उस फल को खाएगा, उसको साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसलिए किसी भी फसल के ऊपर कोई भी खुराकी तत्व का प्रयोग करना है तो मिट्टी की जांच को बेस मान लें या उसकी कमी के लक्षण को बेस मान लें, तब ये दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कैल्शियम का प्रयोग करने से साइज जो है, फल का साइज बहुत अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म तैयार होगा और सुंदर फल तैयार होगा, मंडीकरण में वो फार्मर जल्दी आएगा। लेकिन अंदर से वो कच्चा नहीं होगा, कच्चा नहीं होगा, हाँ, सेहतमंद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भ्रांति है हमारे समाज में। ज्यादातर महिलाएं भी जब सब्जी लेती हैं, हम लोग भी जब लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो फल बहुत ज्यादा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, समय से पहले आ गया है, हम तक पहुंच गया है, यानी कि उसको केमिकल स्प्रे करके जल्द से जल्द उगाया गया है और वो अंदर से कच्चा है। तो आज आपने ये भ्रांति हमारी दूर कर दी है और इसका फायदा जहां किसानों को होगा वहीं उपभोक्ताओं को भी इसका बहुत फायदा होगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज ना हो फल जी। उस केस में क्या है भी, हम लोग ये कह सकते हैं भी हाँ किसी हार्मोन का स्प्रे किया और उस कंडीशन में जो है फल का साइज जो है बहुत एक्स्ट्रा, जैसे तुरई आती है मार्केट के अंदर, पता लगा भी तुरई की साइज जो है बहुत बड़ा है, लौकी आई है तो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है भाई कहीं ना कहीं उस पे कोई हार्मोन का जो है वो प्रयोग किया है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, हानिकारक है। जी। अगला सवाल हम कैल्शियम को लेकर करना चाहेंगे। आपने बताया कि कैल्शियम की कमी से हमारा क्रॉप, हमारी फसल को नुकसान होता है, हमारे फल और सब्जी को भी नुकसान होता है। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, बहुत ही आसान शब्दों में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कैल्शियम की कमी से क्या क्या बीमारियां हमारे क्रॉप को हो जाती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखकर पता चलता है कि हाँ हमारी फसल खराब होने वाली है या हो रही है। किसान भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भी कैल्शियम की कमी के लक्षण जो है वो किस तरीके से नजर आते हैं। अलग अलग सब्जी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं। जैसे गोभी के अंदर बात करें तो गोभी का फूल जो है वो पीलेपन में जाना शुरू हो जाता है और उसको जो पत्ते कवर करते हैं उसके अंदर इकट्ठा बनाना शुरू हो जाता है, उनका किनारा सूखना शुरू हो जाता है। अंदर वाले पत्ते जो गोभी के फूल को ढक के रखते हैं उनका किनारा सूखना शुरू हो जाता है। और वो कई बार ऐसा होता है फूल बनने से पहले अगर उनकी कमी, कैल्शियम की कमी ज्यादा आ रही है तो इकट्ठापन तो आएगा लेकिन वो मुंह बाहर की ओर कर लेंगे। अच्छा, क्लॉ शेप जो है सिम्टम बनाना शुरू कर देंगे। ये गोभी के अंदर सिम्टम जो है दो तरीके के बहुत ज्यादा नजर आते हैं। अगर गोभी पीले रंग में चली गई है तो मंडीकरण में फिर उसको रेट कम मिलते हैं। दूसरा, जितने भी ये सब्जियां हैं जैसे शिमला मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, इसके अलावा तरबूज हो गया, इन फलों और सब्जियों के अंदर फल के अखीरले हिस्से में जो है गोल सा भूरे रंग का धब्बा बनना शुरू हो जाता है और वहां से जो है फल खराब होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट डिजीज। ब्लूसम मतलब हो गया फूल वाला हिस्सा, एंड मतलब अखीरला हिस्सा, रॉट माने गलने वाली शिकायत है। सो
किसी भी सब्जी के अंदर अगर फल का खीरला हिस्सा खराब हो रहा है तो इसको हम लोग ब्लूसम एंड रॉट डिजीज बोलते हैं, और ये जो है प्योरली कैल्शियम की कमी के कारण दिक्कत आती है। सो इसमें शिमला मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है, टमाटर भी है, और इसके अलावा खरबूजे में भी है कई बार। और ये माड़ू पेठा जो लगाते हैं, जुकीनी पेठा जो लगाते हैं, ये सबसे ज्यादा कैल्शियम मांगता है। अच्छा। और अगर इसको नहीं मिलता है तो कई बार ऐसा देखा है फार्मर के यहाँ पे 2-2, 3-3 टन का ढेर लगा होता है। 2-4 एकड़ वाला फार्मर होता है, 3 टन का इधर साइड में उसका जो है फल का खीरला हिस्सा इकट्ठा हो जाता है, फल का जुकीनी पेठे का, और उसके बाद फल गलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो तोड़ के वहां पे ढेर लगाते थे साइड में। सो ये दिक्कत शिमला मिर्च वाले फार्मर्स भी ऐसे करते हैं, जहां पे ब्लूसम एंड रॉट डिजीज आ गई, शिमला मिर्च में, टमाटर में अखीरला हिस्सा खराब होना शुरू हो गया, तोड़ तोड़ के वो 600 किलो 800 किलो का ढेर लगा देते हैं। बहुत नुकसान होता है ऐसे। तो हाँ, और ऐसी तरबूज वाले एरिया में जब जाते हैं तो वो ट्राली जो है रोड साइड में खाली कर रहा होता है। हम उनसे पूछते हैं भी ये आपने जो है 2-2 ट्राली ये रोड साइड में डाल रखी है, तो इसमें आपने क्या उपचार किया? वो कहते हैं जी 2-2 उर्लीनाशक दवाइयों के स्प्रे किए हैं, लेकिन ये नहीं ठीक हुआ, तो हमारे नसीब में नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है भी नसीब में नहीं था, ऐसा हम लोग ये कह सकते हैं भी हमारे पास तकनीकी जानकारी का अभाव के कारण ये हमारी जो है आज हम लोग यहाँ पे सब्जियां जो है ढेर लगा रहे हैं। सो उन फार्मर्स को जो है मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, जो भी शिमला मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, हरी मिर्च लगा रहे हैं, इसके अलावा खरबूजा लगा रहे हैं, तरबूज लगा रहे हैं, इसके अलावा जुकीनी पेठा जिसको माड़ू पेठा कहते हैं, अगर वो लगा रहे हैं और उनके यहाँ पे फल जो है अखीरला हिस्सा खराब हो रहा है और वो तुड़ाई करके ढेर अगर अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं, तो वो आज के बाद वो ढेर ना लगाएं। और ये सिम्टम जो है प्योरली कैल्शियम की कमी का लक्षण है। इसको दूर करने के लिए समय से जब फल बनना शुरू हो जाता है उस समय से जो है फिर ये उनको खास तौर से इस खुराकी तत्व के लिए जो है ध्यान देना चाहिए। जी, आलू की अगर हम बात करें तो आलू में क्या सिम्टम्स दिखते हैं कैल्शियम की कमी से, और क्या क्या बीमारियां होती हैं? आलू के अंदर जो है बेसिकली एक सिम्टम है जिसको हम लोग कहते हैं हॉलो हार्ट। जो आलू का साइज थोड़ा सा एक साइज से ऊपर चला जाता है तो वो बीच में से खोखलापन आ जाता है उसके अंदर, ये हॉलो हार्ट कहते हैं। इसका एक कारण और भी है, जैसे एकदम खेत के अंदर सूखा रखा और उसके बाद फिर एकदम पानी लगा दिया, उस कंडीशन में भी जो एक साइज से बड़ा है तो बीच में खोखलापन आ जाता है। सो कैल्शियम भी एक कारक है वहां पे, कमी के कारण जो है कैल्शियम की कमी के कारण हॉलो हार्ट जो है बीमारी वहां पे नजर आती है। दूसरा, कैल्शियम की कमी के कारण जो है अलग अलग साइज का आलू ज्यादा पड़ता है। तो ये हॉलो हार्ट जो बीमारियां बता रहे हैं, ये तो काटने के बाद अंदर से पता लगता है। हम सिम्टम कैसे पता कर सकते हैं कि इसको ये बीमारी हो रही है? इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है भी मिट्टी की जांच अगर समय से करवाई होगी। जो बड़े फार्मर्स हैं, पंजाब के बड़े फार्मर्स हैं या यूपी के बड़े फार्मर्स हैं, वो समय से जो है मिट्टी की जांच करवाते हैं। उसमें वहां पे उनको पता लग जाता है भी मिट्टी की जांच में जो है कैल्शियम की कमी है। तो अगर उन्होंने आलू जो है लंबे समय तक अपने खेत के अंदर रखना है, उन्होंने 250-300 बैग जो है आलू निकालना है, अच्छा साइज का आलू तैयार करके उन्होंने मंडीकरण करना है। जो आलू का साइज थोड़ा सा ओवर हो जाएगा वहां पे बीच में खोखलापन आएगा ही आएगा कैल्शियम की कमी से। सो हॉलो हार्ट ना है उसके लिए वो उनको खास तौर से कैल्शियम एज ए खुराकी तत्व का एप्लीकेशन जो है वो आलू के अंदर जब आलू बनना शुरू होता है उस समय उनका प्रयोग जो है करना चाहिए। तो यानी ऊपर से कुछ नहीं पता चलेगा, इसकी जांच, मिट्टी की जांच समय से कराएंगे तो ये बीमारी का पता दूसरी चीज ये है भी अलग अलग साइज का आलू बनना भी जो है एक अपने आप में मैं कह सकता हूँ भी बहुत ज्यादा ग्रेड का बनना। मैं नॉर्मली आलू के अंदर जो है पिछले 8-10 साल से बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंट कंपनीज के साथ भी फील्ड लेवल पे भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ इस पे। तो उसमें ये देखा गया है कि जिस फील्ड के अंदर उनका प्रोसेसिंग वालों को ए और बी ग्रेड ज्यादा चाहिए, और ए और बी ग्रेड वाले में जो है प्राइस फार्मर को भी अच्छा देना है उन्होंने, प्रोसेसिंग वाली कंपनियों ने, जिन्होंने चिप्स बनाने हैं, फिंगर चिप्स बनाने हैं। तो और ए और बी ग्रेड का साइज आलू ज्यादा बने, अंडर साइज का कम बने और ओवर साइज का कम बने, उसमें भी बहुत बड़ा रोल जो है वो कैल्शियम का है। सो जो फार्मर एप्लीकेशन प्रॉपरली करते हैं, जिस समय आलू नीचे बैठना शुरू होता है, अगर उन्होंने उस समय कैल्शियम खाद का प्रयोग किया हुआ है तो उनके ए बी ग्रेड का आलू अच्छा बनता है। सी और डी ग्रेड का आलू जो है ना वो अंडर साइज और ओवर साइज वाला जो है, कुछ लोग उसमें डी और जेड ग्रेड भी कह देते हैं, डी को अंडर साइज कह देते हैं, जेड को ओवर साइज कह देते हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ पे अंडर साइज भी कम बनेगा, ओवर साइज भी कम बनेगा, बहुत यूनिफॉर्म साइज में जो है वो पोटैटो का साइज सेटअप होता है। और प्रोसेसिंग वाले को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है भी उन्होंने चिप्स बनाने हैं, फिंगर चिप्स बनाने हैं, तो उनकी क्वालिटी के अंदर, प्रोसेस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट आता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है
कि कैल्शियम की कमी के लक्षण जो है अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके से जो है नजर आते हैं। खास तौर से जैसे टमाटर की बात करें, टमाटर के अंदर कैल्शियम की कमी आती है तो टमाटर हरा भली जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सो ये कैल्शियम का भी कारण है। ये कारण है जब गर्मी ज्यादा है, एकदम पानी लगाया तो मॉइस्चर का फ्लक्चुएशन ज्यादा रखेगा फार्मर, तो उसके कारण भी ये जो है टमाटर नीचे गिरता है, हरा फल जो है। लेकिन उसमें एक कारक जो है वो कैल्शियम की कमी भी है। कैल्शियम की कमी होगी तो हरा फल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही उसको कैल्शियम का एप्लीकेशन करेगा वो हरा फल गिरना जो है वो हल्के हल्के बंद होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो नींबू जाति वाली फसलें हैं, नींबू जाति वाली फसलों में खासतौर से ये देखा गया है कि फल फटना शुरू हो जाता है, आलू फटना शुरू हो गया, सब्जियों में अन्य सब्जियों में फल फटने की शिकायत बहुत ज्यादा है। तो ये प्योरली कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा फल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब पौधे के ऊपर ही, जैसे नींबू जाति वाले पौधों में बहुत ज्यादा दिक्कत है, संतरे में, किन्नू में, तो और इसके अलावा अन्य नाशपाती में भी है ऐसे। तो उसमें फल का साइज थोड़ा सा भी ओवर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, फल गिरना शुरू हो जाता है। तो जो जहां से टहनी से जो है फल जुड़ा हुआ है वो जोड़ जो है उसका कमजोर कैल्शियम की कमी से होगा। अच्छा। उसके अन्य कारण भी हैं, भाई फल मक्खी आ गई है तब भी गिरेगा, ठीक है, डाई बैक आ रही है तब भी गिरेगा। लेकिन एक जो है खुराकी तत्व में अगर बात करें तो कैल्शियम एक बहुत बड़ा कारक है। अगर कैल्शियम का फार्मर ने सही ढंग से एप्लीकेशन किया हुआ है तो फल जल्दी गिरता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से और कैसे करना है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सर आलू की बात हो रही है और मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। अगर हम बात करें बेबी पोटैटो की, छोटा छोटा सा वो बेबी पोटैटो होता है, तो क्या वो ग्रेडिंग में निकलता है या उसे अलग से ही उगाया जाता है? उसको हम लोग कहते हैं मिनी ट्यूबर्स। अच्छा, मिनी ट्यूबर्स कहते हैं बेसिकली। जो मिनी ट्यूबर्स का मतलब यह है भी जो पहली जनरेशन आलू की, वहां से आगे सीड तैयार होता है। अच्छा, उसको हम लोग G0 कह देते हैं। उसके बाद जो है आगे उसको खेत में लगाया जाता है, उसके थ्रू G1 जनरेशन तैयार होती है, फिर G2 तैयार होती है, G2 और G3 जो है फार्मर लेवल पे फिर आगे सीड जो है डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो मिनी ट्यूबर अपने ये कह सकते हैं भी मदर ट्यूबर जो डिजीज फ्री है और जिसका प्रोडक्शन लिमिटेड सा रहेगा फील्ड के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूबर्स जो है चार के आसपास ही लगते हैं और उसका प्रोडक्शन भी कम रहता है। लेकिन यह है भी डिजीज फ्री आगे जनरेशन तैयार करने के लिए वो बेस है मिनी ट्यूबर। बिल्कुल, तो ये है। तो उसकी खपत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो हाँ ये कह सकते हैं कि वो हानिकारक नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बीज उत्पादक जो है वो बेसिकली मिनी ट्यूबर्स जो है परचेज करते हैं और उसको फिर अपने फील्ड के अंदर थोड़े से एरिया में ग्रो करते हैं, आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, ताकि अगले साल उससे जो तैयार हो तो उसको अपने फील्ड के अंदर मल्टीप्लाई कर सके और पुराना जो बीज है उनका जिसमें वायरस आ चुका है उसको जो है वो अपना छोड़ सके। ये मेरे को क्यूरियोसिटी थी, काफी समय से हम यारा के साथ जब से काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में आए हैं और आलू की खेती पर, आलू की क्वालिटी पर, आलू की ग्रेडिंग पर हमने बहुत सारी बात की थी, लेकिन ये बेबी पोटैटो की बात आज मुझे आपसे जानने को मिली। इसलिए मैं आपको दोहरा कर बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के सौजन्य से हम यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं। किसान भाइयों के लिए विशेष तौर से ये कार्यक्रम है और इसकी सीरीज लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं श्री प्रदीप सिंह जी, जो हैं हमारे आज के विशेषज्ञ और एग्रोनॉमी लीड हैं, आप नॉर्थ जोन यारा इंडिया से ही। सर बहुत सारी अच्छी बातें हुई, अभी हम कैल्शियम की डिफिशियंसी पर बात कर रहे हैं, लगातार हम आप पर इससे चर्चा ही करते रहेंगे। लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कब और किस स्टेज पर कैल्शियम हमें देना चाहिए अपनी फसल को और किस तरह से देना चाहिए? कैल्शियम का अगर हम लोग देखें तो रोल पत्ते के अंदर भी है, अच्छा, फूल के अंदर भी है, फल के अंदर भी है। अगर हम लोग कैल्शियम फर्टिलाइजर को किसी भी खेत में डालना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया स्टेज है जिस समय फूल से फल बनना शुरू हो गया हो या नीचे फल बैठना शुरू हो गया हो। आलू बैठना शुरू हो गया है, लहसुन बैठना शुरू हो गया है, गट्ठा बैठना शुरू हो गया है, मूली, गाजर, चुकंदर, अरबी, या ऊपर फल लगना शुरू हो गया है। वैसे कितनी स्टेजेस में कैल्शियम दिया जाता है सर? कैल्शियम का जैसे जहाँ पे फूल भी आ रहा है, फल के अंदर भी सेटिंग हो रही है, एक तरफ तुड़ाई भी चल रही है, फिर आगे
कई लॉट के अंदर जहां पे फ्रूट सेटिंग है, मल्टीपल पिकिंग क्रॉप्स के अंदर हम लोग उसको 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं सिम्टम के बेस पे। अच्छा, 2 से 3 बार? 2 से 3 बार में अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज सबसे बेस्ट टाइम है जिस समय शुरुआत में जब फल बैठना शुरू होता है, उस समय अगर हम लोग कैल्शियम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से निकल के आते हैं। क्योंकि फल जब बैठना शुरू होता है तो सेल डिवीजन चाहिए उसको। सेल डिवीजन के लिए कोशिका भित्ति विभाजन के लिए जो है वो कैल्शियम चाहिए उसको। और अगर सेल डिवीजन के लिए अगर वो कैल्शियम मिल जाता है तो फल का साइज जो है वो यूनिफॉर्म जो है बढ़ता है। ज्यादातर फल एक साइज में जो है वो बढ़ेंगे। सो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके लिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा भी जो जिम्मेदार भाई इस खाद का प्रयोग बिजाई के समय कर देते हैं और वहां पे जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डीएपी का प्रयोग किया हुआ है या एनपीके का प्रयोग किया हुआ है, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ इसकी रिएक्शन है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है भी कैल्शियम खाद की जो जरूरत है वो शुरू होती है जिस समय फूल से फल बनना शुरू हो गया या जो ट्यूबर बनना शुरू हो गया या रूट क्रॉप्स में आगे जो है गाजर बननी शुरू होगी, मूली बननी शुरू हो गई है, उस समय कैल्शियम की जरूरत है, उस समय हम लोग प्रयोग करें। और जब भी इस खाद का प्रयोग करना है इसके साथ डीएपी, एनपीके, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वाली खादों का प्रयोग ना किया जाए ताकि ये कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर जो है वो फॉस्फेटिक बेस्ड फर्टिलाइजर के साथ रिएक्शन ना करें। और ये हमारी पहली स्टेज है, पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव है जब हमें कैल्शियम जब फल बनना शुरू होता है उस समय अगर, और पानी से पहले कभी नहीं देना चाहिए। आमतौर से फार्मर क्या करते हैं, या तो बिजाई के समय डाल देते हैं कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर, तो वहां पे फॉस्फेटिक से रिएक्शन कर जाता है। अगर उनको ये बताया भी जब जिस समय फल बनना शुरू होए उस समय डालना है, तो वो पानी से पहले छट्टा लगा के फिर उसके बाद पानी लगाते हैं, तो उस केस में क्या है ये पानी में घुलनशील बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो पानी में घुलनशील होने के कारण घुलने के बाद जो है ये अगर जड़ से नीचे चला गया, लीच कर गया पानी के साथ, तो उस कंडीशन में भी जो है फार्मर ने जो खर्चा किया उसकी एवज में जो उसको रिटर्न्स मिलने चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। सो कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है हमेशा पानी लगाने के बाद ही करना चाहिए, खड़े पानी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हल्की सी नमी में अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ फॉस्फेटिक बेस्ड फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। ये खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है। और अगली स्टेज में जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे फल की तुड़ाई हो गई है, उसके बाद 1-2 बार तुड़ाई होने के बाद अगर उनको लग रहा है भी फल का साइज फिर प्रॉपरली नहीं विकसित हो रहा है, अलग अलग साइज में आ रहा है, तो उस समय जो है फोलियर एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं। फोलियर एप्लीकेशन में स्प्रे वाला जो है कैल्शियम जो है वो भी एक अलग से आता है, तो उसका एप्लीकेशन भी वो कर सकते हैं। यही मैं आपसे अगला सवाल भी करना चाह रही थी कि कैल्शियम हमें किस फॉर्म में देना चाहिए, तरल पदार्थ में देना चाहिए या ठोस में? यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ सब्जियों में जो है फल ऊपर लगता है, कुछ सब्जियों में फल जो है नीचे लगता है, जिसको नीचे जड़ में लगता है, जिसको रूट क्रॉप्स कह देते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स कह देते हैं, बल्ब क्रॉप कह देते हैं। प्याज हो गया, आलू हो गया, लहसुन, गट्ठा, मूली, गाजर, चुकंदर, अरबी हो गया, गोंगलू हो गया, ये तो मिट्टी के अंदर लगने वाले सारे हैं। कुछ ऐसे हो गए भी जो ऊपर लगने हैं। जैसे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर हो गया। और इन केस में क्या है भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है भी स्प्रे वाले कैल्शियम को ऊपर स्प्रे करने के बाद मैं नीचे वाला जो मिट्टी के अंदर जो है फल है उसका मैं साइज नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कैल्शियम का स्प्रे ऊपर करने के बाद ये नीचे की ओर मूव नहीं करता, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है इसका। कई बार ऐसे होता है जो जिम्मेदार भाई प्याज वाले हैं, आलू वाले हैं, लहसुन वाले हैं, गट्ठे वाले हैं, उनको आम लोग बाग कह देते हैं भी आप जो है कैल्शियम का स्प्रे कर दो, नीचे गट्ठे का साइज बढ़ जाएगा, आलू का साइज बढ़ जाएगा। तो वो बिल्कुल मिथ्स धारणाएं हैं, उसका गलत प्रयोग ना किया जाए। अगर फल नीचे लगा हुआ है तो आपको छट्टे वाले कैल्शियम का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर फल ऊपर लगा हुआ है तो आप छट्टे वाले का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप स्प्रे में भी जा सकते हो। स्प्रे करने से क्या है, बेसिकली कैल्शियम की जहां पे जरूरत है वहां पे साथ के साथ इमीडिएटली उसको मिल जाएगा, और वो जो कैल्शियम की कमी के लक्षण है वो साथ के साथ दूर हो जाएंगे। चाहे वो फल गिर रहा है, चाहे वो फल फट रहा है, चाहे फल का खीरला हिस्सा जो है खराब हो रहा है, जिसको ब्लूसम एंड रॉट हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर रहे थे, तो वो साथ के साथ उस चीज का निदान हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है भी अगर फल ऊपर लगा हुआ है तो हम लोग छट्टे में भी जा सकते हैं, स्प्रे में भी जा सकते हैं। अगर फल नीचे लगा हुआ है, रूट क्रॉप्स हैं, ट्यूबर क्रॉप्स हैं, बल्ब क्रॉप्स हैं, तो हमारे को सिर्फ
छट्टे में ही कैल्शियम खाद का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की है, और किस तरह से देना चाहिए, किस फॉर्म में देना चाहिए, किस किस समय पर हमें कैल्शियम का स्प्रे अपने प्लांट में, अपने क्रॉप में, अपनी फसल में करना चाहिए, ये भी आपने बताया। लेकिन किस तरह से उसकी क्वांटिटी पर हम बात कर सकते हैं और आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन अभी समय हमें इजाजत नहीं देता। हम चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अभी आप हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, यानी कि अगले एक और एपिसोड में हम आपको प्रदीप जी से मिलवाते हैं, उनसे जानकारी दिलवाते हैं कैल्शियम के ऊपर ही, और हम तब बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कैल्शियम हमें देना चाहिए, और भी आपके बहुत सारे सवाल तब तक हम तक पहुंच ही जाएंगे। तो आज के लिए और अभी के लिए फिलहाल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रदीप जी, आपने इतनी कीमती जानकारी हमारे साथ साझा की है, और रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे साथ बने भी रहिए, आगे भी बात होगी। थैंक यू। फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, क्योंकि अभी समय हमें अलाउ नहीं करा कि हम आपसे और जानकारी साझा कर सके, लेकिन हाँ, यह आपसे वादा है कि प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बने रहेंगे। यारा की एक खास पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज। तो होगी आपसे जल्द ही मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।